गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। बताओ ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार तुम्हारी? देन वी विल स्टार्ट। क्लियर? ओके, so we will be taking the sociology induction today। ठीक है, सबसे पहली चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे। टाइम लिमिटेड है हमारे पास, बैठो बैठो जल्दी। हो गया? ठीक है। वैसे तो वी ऑलरेडी नो दैट सोशियोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शनल। कंक्लूजन तो डिफाइंड ही है हमारा, लेकिन हम उसे जस्टिफाई करने का काम करेंगे। ओके, क्या रह गया है? आरवी हो गया सब कुछ डन है? हाँ बस ठीक है। क्या रह गया? कर लो अभी थोड़ा सा जल्दी कर लो यार, सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कंक्लूजन तो हमारा डिफाइंड ही है दैट सोशियोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शनल, लेकिन हम इसे थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे जैसे आपका जीएस में करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं आपके साथ, देन वी विल बिल्ड अपॉन इट। देखो, किसी भी ऑप्शनल को चूज करने के लिए ना दो तीन चीजें चलती हैं। आप लोगों ने भी थोड़ा सा रिसर्च किया होगा इस चीज के लिए कि कैसे ऑप्शनल डिसाइड करना है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, देखिए, जिनका ऑलरेडी डिसाइडेड है। दोज हु आर वेरी क्लियर कि भाई हमें इसी ऑप्शनल के साथ जाना है। फॉर एग्जांपल दे वांट टू टेक सोशियोलॉजी, कोई ज्योग्राफी लेना चाहता है, कोई पीएसआईआर लेना चाहता है। दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड, चाहे नो ईयर ऑप्शनल क्या हो, क्या है सब्जेक्ट के अंदर, कैसा है, डजंट मैटर। दूसरा आपके पास वैसा इंडिविजुअल है जो रादर कंफ्यूज्ड है दो या तीन सब्जेक्ट्स में। हो सकता है जैसे कि सोशियोलॉजी या पीएसआईआर में कंफ्यूज्ड हो, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, तो हो सकता है उन चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड हो। तीसरा ऐसा हो सकता है जिसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जैसा हम प्रोवाइड करेंगे रादर उसे गाइडेंस, तो उसी हिसाब से वो क्या कर लेगा, पॉजिटिव और उसका क्या निकाल लेगा, नेगेटिव निकाल के चूज करने का काम करेगा। तो पहले वाला हमारा ऑडियंस का काम नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है, माइंड से प्रिपेयर्ड है। हमारा काम क्या, सेकंड और थर्ड वाला। तो उसी बेस से मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। देखो, किसी भी ऑप्शन को चूज करने के लिए दो तीन चीजें चाहिए पहले आपके पास। पहले एक चीज डिपेंड करती है जो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। फिर दूसरा सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है, दैट इज स्कोरिंग। तीसरा आपके पास क्या बनता है, दैट इज सिलेबस। एंड लास्ट आपके पास क्या बनता है, ओवरलैप विद जीएस। चार फैक्टर्स हैं ज्यादातर, जो भी किसी भी कोई भी इंडिविजुअल किसी भी दो ऑप्शन में कंफ्यूज है या जिसे कुछ नहीं पता, तो चार बेसिस के ऊपर डिसाइड करता है कि यहाँ तो भाई इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एक साइड हो, कि भाई मुझे किसी सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे सोशियोलॉजी पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो इट डजंट मैटर छोटा है बड़ा है, मजा आ रहा है, आई नो कि माई स्ट्रेंथ है, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं इसे स्केल कर सकता हूँ। दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या हो सकता है कि अगर अकेला इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, उसे शेप नहीं कर पा रहा हूँ, भाई मुझे सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ के उतना मजा आ रहा है या मेरे सारे सब्जेक्ट्स ही ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी ज्योग्राफी भी ठीक है, रादर मेरा सोशल इश्यूज भी ठीक है, उसके बाद मेरी इकोनॉमिक्स भी ठीक है, तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई इंटरेस्ट। फिर हमारे पास ये तीन ऑप्शन चलते हैं। दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, दैट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि भाई हमें पेपर क्लियर करना है। हम किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए चूज कर रहे हैं बिकॉज हम क्या करना चाहते हैं, पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। शायद वैसे हमारा इंटरेस्ट रहता तो हम उसकी क्या कर लेते, वैसे पीएचडी कर लेते। पीएचडी नहीं करते तो रादर कोई और मास्टर्स वगैरह कर लेते, कुछ ना कुछ वैसे सब्जेक्ट को क्या कर लेते, परस्यू करने का काम कर लेते। लेकिन बिकॉज वी वांट टू क्लियर द पेपर, हमारे पास एक बेसिक डिफाइंड सा गोल है। जैसे मैं क्लासेस में भी बताता हूं, आपके पास बेसिक गोल आपके पास कितना है, दैट इज ऑफ 800 मार्क्स। हमें मिनिमम स्कोर करना ही करना है अगर हम अच्छे मार्क्स के साथ मेंस की लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं। इसका 400 आपका कहां से आता है, जीएस से। एटलीस्ट 120 से 30 मार्क्स आपके कहां से आते हैं, दैट इज फ्रॉम एसए एंड द रेस्ट कम्स फ्रॉम ऑप्शनल। तो एक बेसिक स्ट्रेटजी चलती है स्कोरिंग के लिए। तीसरा आपके पास क्या है, भाई स्कोर भी कर लेंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन बड़ा सब्जेक्ट है या छोटा सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली उसका एक हमारे पास बड़ा पैरामीटर है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या हैं, छोटे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीच में क्या रहते हैं,
मॉडरेट रहने का काम करते हैं। इस चीज के लिए भी हम एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने का काम करते हैं। वो मेथोडोलॉजी आपके पास क्या रहती है कि फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम आप जुलाई में ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, जुलाई में स्टार्ट करेंगे तो रादर 4.5 महीने में एट मैक्स आपका ये ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, जो एक आइडियल टाइम लेकर चलते हैं हम, खत्म हो जाना चाहिए। आज से 4.5 महीने लगाएंगे, फॉर एग्जांपल टुडे 7th ऑफ जुलाई, बीच में छुट्टी वगैरह लगाकर चलो मैं ज्यादा से ज्यादा दिवाली आएगा, 15th ऑफ अगस्त आएगा आपके पास, तो नवंबर एंड तक चला जा सकता हूं मैं। आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स कब रहेगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू आई थिंक 25 मई का है, तो आपके पास दिसंबर और किसका टाइम है, दैट इज ऑफ जनवरी। 2 महीने में हम उस सब्जेक्ट को दोबारा से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जो भी उसका रहता है हमारे पास, जो भी उसके लूप होल्स है उसे कवर कर लेंगे, एक बार सारा पढ़ के उसे साइड में रखने का काम कर देंगे। उसके बाद आप 3-4 महीने प्रीलिम्स में चले जाओगे, प्रीलिम्स को अपना क्लियर कर लोगे। उसके बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो टाइम बचता है दैट इज एट मैक्स क्या है आपके पास, दैट आर द 90 डेज, जिसके अंदर आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। एंड दैट इज अ टाइम जब आप क्या नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर सकते रादर। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई मैं उस टाइम के ऊपर आंसर राइटिंग कर लूंगा आपकी, या उस टाइम के ऊपर मैं जो मेरे रहते हुए टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर कर लूंगा। उन 90 डेज में बर्डन बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑन द एज, उसमें भी प्रीलिम्स जो क्लियर करते हैं 2 टाइप्स के कैंडिडेट हैं आपके पास। एक तो ऐसे हैं जिनका श्योर शॉट है कि हमारा क्लियर ही है, आजकल वो श्योरिटी वाला फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हर साल आपके पास क्या होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी के आंसर की के साथ वेरी करते हो, तो आप 5 नंबर ऊपर भी हो सकते हो, 5 नंबर नीचे भी हो सकते हो आप, जैसे नॉर्मली आजकल इस साल भी चला है और लास्ट ईयर भी चला है। तो उस कंटेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं उस एक जो हफ्ते 10 दिन का पीरियड है मैं उसे जेस्टेशन मान के चलता हूं, कि जब तक एक सर्टेनिटी नहीं आती है आप फुल एनर्जी के साथ उस पेपर को क्या नहीं करते हो, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर को तैयार करने के लिए नहीं बैठते हो। तो उसके बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 80 डेज बचते हैं। उन 80 डेज में मेरे को 4 जीएस के सब्जेक्ट्स भी करने हैं, उन 80 डेज में मेरे को ऑप्शनल भी करना है, मेरे को ऐसे भी करना है, मेरे को करंट अफेयर्स भी रिवाइज करने हैं, मेरे को आंसर्स भी लिखने हैं, फुल मॉक पेपर्स भी देने हैं। सो वो टाइम ऐसा नहीं है कि जब मैं किसी टॉपिक को तैयार कर लूंगा या मैं अपनी फॉर एग्जांपल मैं आंसर राइटिंग को सीखने का काम कर लूंगा। उस टाइम के ऊपर मैं एक ही चीज कर सकता हूं, व्हाट इज कॉल्ड एज रिवीजन। इससे ज्यादा मेरा और कुछ नहीं हो सकता। और रिवीजन करने के लिए मैं ये मानता हूं कि आपके पास कोई भी चीज टॉप नॉच नहीं है जब तक आप उसकी कितनी रिवीजन ना दो, 3 से 4 रिवीजन ना दो। तो इस कंटेक्स्ट में आपके पास जो ऑप्शनल जो है, एक मॉडरेट ऑप्शनल जो रहता है, छोटे से मॉडरेट ऑप्शनल, वो वहां पे कोई इसका वो नहीं है, लेकिन इट इज अ प्योर एडवांटेज कि भाई आप 3 से 4 बार अगर आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह कंप्लीट है, आंसर राइटिंग आपकी डन एंड डस्टेड है, आप 90 डेज में उसे 3 से 4 बार क्या कर दोगे, रिवाइज करने का काम कर दोगे। देन आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या आता है, दैट इज द ओवरलैप विद जीएस। ओवरलैप विद जीएस ऐसा है, 2 टाइप्स की प्रिपरेशन है। एक तो देखो हम बेसिक भाषा में उसे क्या बोल देते हैं, गधा मजदूरी बोल देते हैं जैसे। दूसरा आपके पास क्या है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर मैं कोई ऑप्शनल चूज कर रहा हूं तो उसका एक फायदा होना चाहिए दैट अगर मैं इसके ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूं, फॉर एग्जांपल ऑप्शनल ऐसा है जो मेरी बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करता है, जिसे मैंने कभी पढ़ा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ये लगाकर चलो, तो ऑब्वियसली बात है मेरी इन्वेस्टमेंट भी उस चीज के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। 500 नंबर का पेपर है तो ऑब्वियसली मुझे उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, टाइम भी है, एनर्जी का भी इन्वेस्टमेंट है मेरा उस चीज के अंदर। तो अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो मेरा कहीं ना कहीं जो एफर्ट है वो कहां पे कम होना चाहिए, मेरा वो एफर्ट जीएस के अंदर कम होना चाहिए। ऐसे 1-2 एरियाज होने चाहिए जहां पे मैं अपना टाइम भी सेव कर लूं और ज्यादा मेरे 1-2 नंबर क्या भी कर जाएं, 1-2 सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे मार्क्स भी इंक्रीज करने का काम कर दें। टू गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल, जब मैं अपना ऑप्शनल चूज कर रहा था, आई हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने रिकमेंड किया था कि तुम कॉमर्स ही ले लो, कि हो सकता है तुम्हें आगे चलकर अगर तुम सीए वगैरह करना चाहते हो तो उस चीज के अंदर भी हेल्प करने का काम करेगा। बट उस चीज के अंदर अगेन सबसे पहली प्रॉब्लम उसके पास क्या थी, इंटरेस्ट का भी थोड़ा सा इशू था, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। ना तो उसका कोई टीचर एग्जिस्ट करता था सच, ना ही उसके कोई टॉपर्स एग्जिस्ट करते थे जिनका मैं ब्लॉग देखकर थोड़ा सा अपने आप से तैयारी करने का काम स्टार्ट कर लूं। अगर मैं सीए की तैयारी कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो अपने आप में एक हेक्टिक तैयारी है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता टाइम बहुत ज्यादा। उसके बाद कोई नोट्स नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे मैंने टोटली क्या कर दिया था, रूल आउट कर दिया था कि दैट कैन नॉट बी द केस। उसके बाद जो मेरी ज्यादातर मेरा बेसिक मोटिव यही था कि भाई मेरा जो जीएस के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, अगर मैं जीएस के सब्जेक्ट्स लगाऊं तो मेरे पास 11 से 12 सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस के एग्जिस्ट करते हैं, और फिर मेरे पास ऑप्शनल हो गया 5 नंबर का, तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को सेपरेट सब्जेक्ट ही मानकर चलता हूं, क्योंकि मुझे डिफरेंट पेपर देने, ऑब्वियसली बात है। इस कंटेक्स्ट में मेरा जीएस के अंदर बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए। तो आई वाज कंफ्यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी। तो उसके अंदर जब मैंने ये चूज किया कि देखो अगर मैं ऑप्शनल चूज कर रहा हूं एज अ सोशियोलॉजी, तो 2 ऐसे हैं जो सोसाइटी के डोमेन से आएंगे ही आएंगे, 2 तो मेरे पास आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे सिर्फ क्या करना है, अगर मेरे टॉपिक्स तैयार है तो मुझे उन एसेस को सिर्फ क्या करना है, राइट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है, और मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं पेपर 1 में जा रहा हूं
तो एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चंस जो हैं आपके पास वो सोसाइटी के क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पिछले साल तो 9 थे, 45% ऑफ द पेपर वर्क फ्रॉम सोसाइटी, तो वो हो गया एक आपके पास। फिर मैं जब गया पेपर 4 में, तब नया नया एथिक्स आया था 2014 में। तो जब एथिक्स देखा हमने, तो जो उसका सारा कुछ जो आपका स्पेसिफिकली जैसे चैप्टर 1 है, सोशलाइजेशन वाला पार्ट है, फिर उसके कुछ एरियाज एटीट्यूड वाले हैं, सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन वाले टॉपिक्स हैं आपके पास, फिर स्पेसिफिकली केस स्टडी वाला जैसे पोर्शन है, वो सारी सोशल इश्यूज के साथ कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है। तो मेरी वहां पे भी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही थी, दोनों ही नॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स हैं। तो रादर मैंने ये देखा कि मेरा जो होलिस्टिक जीएस है, अगर मैं स्पेसिफिक एफर्ट ना भी डालूं कि फॉर एग्जांपल मुझे एथिक्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मुझे ऐसे को लिखने के लिए प्रैक्टिस करना है, या मेरा पेपर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एरियाज हैं जो करंट अफेयर्स में रिपीट होते रहते हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यू विल टेक एनी ऑप्शनल, तो उसका जो पेपर 2 रहता है आपके पास, वो ज्यादातर क्या रहता है, इट इज करंट ओरिएंटेड। पेपर 1 आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा स्टैटिक, एंड पेपर 2 आपको मिलेगा डायनामिक इन नेचर। तो जब मैं पेपर 2 उठा रहा हूं, तो रादर उसके पास ऑब्वियसली एक बड़ा एफर्ट है मेरे पास करंट अफेयर्स। अब मैं पहले जीएस के करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूं, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इसके लिए मुझे अलग से करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। तो वो पोर्शन सॉर्ट आउट हो गया था, बिकॉज हम नॉर्मली किसके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, दैट आर सोशल इश्यूज। तो सोशल इश्यूज के टॉपिक तो रीजनलिज्म ही रहेगा, चाहे वो सोशियोलॉजी में है, चाहे वो कहां पे है जीएस में, चाहे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी ही रहेगा, चाहे वो जीएस में है, चाहे वो कहां पे है सोशियोलॉजी में। तो मुझे सिर्फ क्या करना था, इंटरकनेक्शन या क्या डेवलप करनी थी, लिंकेजेस डेवलप करनी थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर भाई मेरा यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, तो मेरा होलिस्टिकली 20 to 30% ऑफ द एफर्ट जो है वो कहां पे कम हो रहा है, जीएस में कम हो रहा है, और रादर मेरे मार्क्स भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और इसका मुझे फायदा भी मिला। फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट अटेम्प्ट आई गॉट 287 मार्क्स इन सोशियोलॉजी, और मेरा ऐसे का स्कोर बहुत अच्छा था, 141 था वहां पे। तो वो भी प्योरली सोशियोलॉजिकल एसेज अटेम्प्ट किए थे मैंने। मेरा एथिक्स का स्कोर भी अच्छा था, इट वाज 105। तब 115 116 जो था वो मैक्सिमम स्कोर रहता था एथिक्स का। अब 2020 के बाद आपको देखने को मिलता है कि रादर ये स्कोर जो है 135 भी जा रहा है, लास्ट टाइम तो 141 भी चला गया। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके माइंड में हमेशा एग्जिस्ट करने चाहिए। इसके साथ चलो मैं एक ऐड कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। क्योंकि जब आप इस इंस्टीट्यूट से निकलोगे तो आपका एक्चुअली में स्टार्ट क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ स्टडी। ठीक है, मेरा मानना यह है कि आपकी सही प्रिपरेशन तब स्टार्ट होती है जब आपका टोटल कोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड यू विल बी ऑन योर ओन। ठीक है, आपको खुद ही रिवाइज करना है, खुद ही शेड्यूल बनाना है, रादर टीचर आपको हेल्प कर देगा, आपके डाउट्स क्लियर कर देगा, या आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम कर देगा। अगर आप 1 2 3 अटेम्प्ट्स में अंदर जा रहे हो, तो उस कंटेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ब खुद 90% ऑफ द चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। और इस कंटेक्स्ट में जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा आपको क्या करती है, यार एक सेकंड, आई थिंक बंद तो नहीं हो गया यार। हाँ, तो मार्केट जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपर मिल जाए, उसका ब्लॉग देख लिया आपने, किसी के नोट्स मार्केट में आ गए, तो उसकी अप्रोच फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग की होगी, तो वो आपने देख ली, वो अच्छे तरीके से आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर गया। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके कोई सिबलिंग है या कोई नोन था, आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा था, उसका आगे कोई नोन था, उसका पेपर निकला, या वो आगे 3-4 साल से तैयारी कर रहा था, वो आपको मिल गया, उसने कुछ बैठकर पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। इन एरियाज के अंदर जो सोशियोलॉजी है, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज के अंदर वो क्या करती है, स्कोर करती है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक चीज है, मैं उसे नहीं मानूंगा कि रादर अगर मैं ये फॉर एग्जांपल मैंने 5 पॉइंट्स लिखे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पांचों के अंदर सोशियोलॉजी स्कोर करने का काम कर रही है, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपका हो सकता है किसी का बीच में है, किसी का बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं स्कोरिंग की, तो यहाँ पे अगर हम डाटा उठाकर देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सोशियोलॉजी का एक स्कोर है, इट हैज ऑलवेज बीन अबव 265, हमेशा अबव एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप टॉपर्स की बात करोगे, अगर पहले 3-4 टॉपर्स हैं, उसमें से 1 या 2 सोशियोलॉजी के आपको हर साल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस साल जो रैंक 4 और 5 है, वो दोनों ही सोशियोलॉजी के हैं। उससे पिछले साल गामरी सिंगला थी, उसके पिछले साल अनिमेश प्रधान था। रादर जो हाईएस्ट स्कोर है ह्यूमैनिटीज का, वो भी सोशियोलॉजी का ही है, दैट इज 329। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस इज ऑन द मॉडरेट साइड। ठीक है, आपका जो टोटल सिलेबस है दैट इज ऑफ 4.5 मंथ्स। और अगर हमारे पास 3 घंटे की क्लास रहे 7 डेज अ वीक, तो हम इसे 3.25 महीने में खत्म कर सकते हैं, या एट मैक्स चलो 4 महीने लगा लो। आपका ऑलमोस्ट 2.5 से 3.25 महीने लगते हैं आपको पेपर 1 को खत्म करने के लिए, और बाकी 1.25 महीना लगता है आपको पेपर 2 खत्म करने के लिए। और उसके बाद ओवरलैप विद द जीएस ऐसा है कि रादर इसके बाद आपको सोसाइटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसे टोटली क्या कर सकते हो, साइड में कर सकते हो। जितना आप लेवल यहां पे पढ़ोगे, उससे छोटे लेवल की ही आपको सोसाइटी पूछी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जीएस। और उसके बाद आपका एसए एंड जो आपकी एथिक्स की आंसर राइटिंग है, इट विल बी सॉर्टेड फॉर गुड, उसको आपको उठाने की या एक बार भी देखने की जरूरत नहीं है। उसी कंटेक्स्ट में हम आगे चलाने का काम करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक स्कोर रहता है कि भाई अगर मैं ऑप्शन ले रहा हूं, सर इज इट स्कोरिंग, सर क्या इसमें नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है शेड हो जाएगा या नंबर आएंगे, या फॉर एग्जांपल मैं नीचे रह जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं, आई कैन राइट
विद अ गारंटी मैं बोल सकता हूं, आपको ही दे सकता हूं कि 250 इट इज अ केक वॉक। अगर आप ठीक तरीके से, आपने एक दो बार भी ऑप्शन रिवाइज किया है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, आंसर राइटिंग वगैरह ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, 250 आप किसी भी दिन ले सकते हो। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो दैट इज 280, तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। और अगर आप स्केल करना चाहते हो 300 प्लस, इट इज वेरी स्केलेबल, लेकिन ऑब्वियस ही बात है वो एफर्ट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर जितना मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा, जो मैं टास्क प्रोवाइड करूंगा आपको, वो सारे टास्क आपको क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे। और ये भी मैं गारंटी के साथ देख सकता हूं कि रादर अगर आप वो सारे टास्क कंप्लीट करोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर दैट इज कॉल्ड एज 300। इसी कंटेक्स्ट में मैंने आपके पास कुछ स्कोर हैं, देखो यहां पे आपके पास 2023 का फॉर एग्जांपल, एंड मेधानंद का स्कोर है दैट इज 310 मार्क्स है। इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स विद रिस्पेक्ट टू 2023। आपको सिंगल डिजिट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, दैट इज इस साल का अगर 2024 का उठाकर देखोगे तो यू विल सी रैंक 4 एंड 5 दोनों कंसेक्टिवली क्या है, सोशियोलॉजी से हैं। 2023 में रैंक 2 देखोगे और उसके पीछे देखोगे तो रैंक 3 एंड रैंक 2 अगेन दे आर फ्रॉम सोशियोलॉजी। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। मार्कशीट तो चलो ये इसी साल टॉपर की है, टॉपर की मार्कशीट देखोगे तो आपके पास टोटल स्कोर कितना बनता है, दैट इज 291। जो जिसका रैंक क्या है, रैंक एआईआर क्या है, 4 है, उनका स्कोर कितना है, दैट इज 291। रादर जो आपके पास फर्स्ट रैंकर है उनसे भी ज्यादा है। इसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो हमारे पास डिबेट है कि सर कितने लोग जो हैं वो सोशियोलॉजी का पेपर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो कितने लोग हैं जो मींस लिखते हैं सोशियोलॉजी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से 10 से 12,000 यूपीएससी क्या करेगा, प्रीलिम्स के लिए बैठाएगा, जो क्लियर करेंगे। और उसमें से जो क्लियर करेंगे उनमें से 3,3500 किस में बैठेगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरव्यू। अगर इसमें से स्टैट्स उठाकर देखें, आपका जो यूपीएससी प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज 1245, ऑलमोस्ट 1250 बच्चा हो गया जिसने लास्ट रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी के हिसाब से क्या दिया है, रादर मींस दिया था किसके हिसाब से, सोशियोलॉजी के हिसाब से। और इसमें से रिकमेंडेड रेट कितना है, दैट इज 115। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का अगर नंबर ज्यादा है 1863 है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो नंबर है रिकमेंडेड स्टूडेंट्स का नंबर है वो कितना है, दैट इज 154। अगर उससे ऊपर जाओगे आप, अगर आप थोड़ा सा हम और एनालिसिस करें, हिस्ट्री का नंबर जो है दैट इज 581, लेकिन रिकमेंडेड स्टूडेंट रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा लो चला गया, पता नहीं किस रीजंस की वजह से, दैट इज जस्ट 24 स्टूडेंट्स। अगर उससे अगर आप ऊपर देखोगे एंथ्रोपोलॉजी, इसका अराउंड 1200 बच्चा है और रिकमेंडेड रेट दैट इज 100। ज्योग्राफी भी ज्यादा है लेकिन 1322 बच्चा पेपर दे रहा है, लेकिन रिकमेंडेड रेट कितना है, दैट इज 95 जो है, वो भी बहुत ज्यादा कम चला गया। जस्ट रीजंस नोन टू द यूपीएससी, पता नहीं मतलब क्या है क्या नहीं है, ऊपर क्यों है नीचे क्यों है, वो यूपीएससी ही जानता है कि क्या किया है या क्या नहीं किया उसने। अब बात आती है थोड़ी सी आपकी जीएस के साथ। अगर मैं इसके साथ आपको देखो थोड़े से मैं टॉपिक एनालाइज करके बताऊंगा आपको। दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई सोशियोलॉजी के साथ। एक आपके पास क्या है, जो मेजर दो गेम चेंजर्स हैं, एक आपके पास रहता है ऐसे, दूसरा आपके पास क्या रहता है, दैट इज आपका सोशल इश्यूज, और दूसरा क्या रहता है, एथिक्स। अगर मैं दोनों में कंबाइन करूं आपके पास, देखो चलो यहां पे आओ, अगर मैं 800 स्कोर करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल से हाइपोथेटिकल नंबर कि भाई मेरा 800 नंबर होना चाहिए मेंस के अंदर, तो मेक मी ऑन अ श्योर साइड के भाई मेरा जो मीन्स है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं मिनिमम मानता हूं कि आपका 400 नंबर किस में आना चाहिए, जीएस में आना चाहिए। इससे नीचे काम चलेगा ही नहीं। रादर आपको कलेक्टिवली जो एवरेज स्कोर है वो 100 क्रिएट करना ही होगा ओवरऑल जीएस का। चाहे आप पेपर 1 में 90 लो तो पेपर 4 में 110 लेने का काम करो, पेपर 4 में 90 आ रहे हैं तो आपको किसी और पेपर में 10 नंबर को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। इससे जो ऊपर लेकर जा रहे हो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इट विल बी अ लग्जरी फॉर यू, कि जितना ऊपर चले जाओगे आप उतना ही ज्यादा आपका जो रिकमेंडेड रेट है, जो लिस्ट रहेगी, फॉर एग्जांपल 800 ही स्कोर है अगर, कि भाई यहां पे कट ऑफ डिसाइड हुई है, इससे जितना भी ऊपर चले जाओगे वो आपके लिए लग्जरी रहेगा, बिकॉज उतनी ही डिपेंडेंस जो है आपकी इंटरव्यू के ऊपर क्या हो जाएगी, कम होने का काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट 2 साल का अगर मैं डाटा एनालाइज कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स, अगर एथिक्स के हिसाब से अगर आप डाटा एनालाइज करो, आई सॉ द नंबर्स ऑफ 105 स्टूडेंट्स जो पहले 5 रैंक है, इनमें से जो पहले 54 है, रादर उनका सभी का स्कोर जो है इट इज 120 प्लस। मतलब क्या समझ में आ रहा है मेरे को, मैं एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता हूं कि अगर मुझे डबल डिजिट नंबर लेना है, अगर मुझे कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल चलो 1 से लेकर 99 रैंक में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता हूं मैं, तो मुझे कितने नंबर लेने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 120 तो मुझे क्या करना ही पड़ेगा,
एथिक्स में स्कोर करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर एक 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 54 कितना स्कोर कर रहे हैं, 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं एथिक्स में, तो उससे बिना तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। और अगर आप सिंगल डिजिट में पहुंच रहे हो, फॉर एग्जांपल AIR रैंक 1 से पहुंच रहे हो आप 10 के अंदर, यहां पे आप ये देखने को मिलेगा आपको सभी का स्कोर जो है वो कितना है, दैट इज 132 प्लस है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है कि रादर गैप जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल 12 नंबर का गैप तो यहीं पे है 120 और 132 नंबर के अंदर। अब मैं इसे कंपनसेट कहां पे कर सकता हूं? अगर मैं कलेक्टिव स्कोर देखूं विद रिस्पेक्ट टू जीएस, आपके पास 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। मैंने बोला कि आपको कलेक्टिव स्कोर आपको कितना चाहिए, 400 चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरा स्कोर कितना आ जाए, 425। लेकिन ये 25 मार्क्स मेरे को स्केल जो है वो कहां से करने हैं? स्केलिंग अगर आप ये देखोगे कि अगर आप पिछले 5 साल का डाटा एनालाइज करोगे विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, देयर इज अ लिमिट विद रिस्पेक्ट टू जीएस 1, 2 एंड 3। जीएस 1 का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है ऑन द हाईएस्ट साइड जो है वो कितना है, दैट इज 110, इससे ऊपर नहीं है, चाहे वो रैंक 1 है। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू जो जीएस 2 है उसका हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर रहता है 115, नहीं उससे नीचे ही जाएगा आपको। सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 3, कभी 2015-16 में जो जीएस 3 है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स, 120 तक स्कोर आ रहा था, लेकिन आज उसका स्कोर भी कहीं ना कहीं खत्म है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड एज 110। लेकिन अगर आप ये देखोगे जीएस पेपर 4 एथिक्स का पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको 20-20 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सिक्यूटिव रैंक्स। अगर पहले का रैंक फॉर एग्जांपल 125 नंबर आ रहे हैं, दूसरे के हो सकता है 117 हो, तीसरे के अगर 125 आ रहे हैं तो हो सकता है उसके आगे वाले के 110 ही हो। तो बहुत ज्यादा आपको 8-8, 10-10, 15-15 नंबर का मार्जिन आपको एथिक्स के पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू जीएस 1, 2 एंड 3। अगर उन कंटेक्स्ट में आप जाओगे तो रादर अगर आप नंबर देखोगे आप टॉपर्स के, तो 1-1 या 2-2 या 2.5 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। अगर रैंक 1 है उसके जीएस में नंबर 110 है तो आपको रैंक 2 के देखने को मिलेंगे फॉर एग्जांपल 107 हो जाएंगे, रैंक 3 के 105 हो जाएंगे, बट नॉट द केस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज कॉल्ड एज एथिक्स। और सिमिलर केस आपके पास किस चीज का एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऐसे। ऐसे का अगर आप स्कोर देखोगे तो रादर इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि 20-20 नंबर का क्या है, सिंपल टू सिंपल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। एक के अगर 120 आ रहे हैं तो दूसरे के 140 आ रहे हैं। क्या स्केलिंग है, किस बेसिस के ऊपर करी गई है, दैट इज बेस्ट नोन टू द यूपीएससी, क्योंकि उसने सिंपल यही बात बोली है कि भाई हमें एक प्रोफिशिएंसी के साथ एक कोहेरेंट एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे ऐसे चाहिए। क्या मेथोडोलॉजी है उसके पीछे, कैसे चेक करता है वो, उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जैसे भी वो चेक कर रहा है, लेकिन लोगों के मार्क्स में बहुत ज्यादा क्या क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट करने का काम कर रहा है। अगर एक के 100 आ रहे हैं तो दूसरे के 120 आ रहे हैं। अगर आप इसी साल की मार्कशीट उठाकर देखो तो जो रैंक 1 है उसका जो स्कोर है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज ऐसे आई थिंक 100 है, और अगर आप रैंक 2 का उठाकर देखोगे या रैंक 3 का, उनका 125 है, पता नहीं 130 है, तो 20-25 नंबर का डिफरेंस है। बट द रैंक 1 वाज एबल टू कंपनसेट किसके बेसिस के ऊपर, एथिक्स के बेसिस के ऊपर। उसका एथिक्स का स्कोर जो था दैट वाज 141। इसके बेसिस के ऊपर उसने वो 20 नंबर के जो कंटेक्स्ट है उसको क्या किया है, गैप को फिल इन करने का काम किया है। तो रादर इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज समझ में ये आ रही है कि देखो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरे पास 500 नंबर का पेपर है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शनल, इसे मैं लाइट हेडेड नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है। दूसरा जो जीएस है जो मुझे एज दिला सकता है, या मेरी जो एक लिस्ट है उसके अंदर मेरे को बहुत एक डिफरेंस क्रिएट करने का काम कर सकता है, उसके अंदर मेरी 2 चीजें बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। वो कौन सी है, एक ऐसे होना चाहिए और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, एथिक्स। बिकॉज जीएस 1 to 2 और जो 3 है आपके पास उसका स्कोर क्या कर जाएगा, एवरेज हो जाएगा सभी लोगों के लिए। अगर मैं यहां पे डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल कितने नंबर का, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे 50 नंबर का भी मैं डिफरेंस क्रिएट कर पाऊं, फॉर एग्जांपल 800 इज अ कट ऑफ, और मैं क्या चाहता हूं कि मेरे नंबर कितने आ जाएं, 850 हो, एंड आई एम ऑन द सेफर साइड। इस चीज के लिए मेरे को 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो क्या है, ऐसे के अंदर मेरा स्कोर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 120। दूसरा जो है एटलीस्ट एथिक्स के अंदर मेरा स्कोर कितना होना चाहिए, 115। और लास्ट आपके पास क्या है, ऑप्शनल, एटलीस्ट मेरा स्कोर कितना होना चाहिए, 270, मतलब 20 नंबर एवरेज। अगर 250 एवरेज है ऑप्शनल की तो मैं उससे 20 नंबर ऊपर लेकर चल रहा हूं। तो यहां पे 20 और 20 कितना हो गया, 40 और 15 कितना हो गया, कितने नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया हमने, दैट इज ऑफ 55 मार्क्स। तो इन चीजों को अगर हम स्केल करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए हमारी स्ट्रेटजी भी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि रादर अगर मैं एक चीज कर रहा हूं तो मेरी ऑटोमेटिकली 1 या 2 चीजों के अंदर मैं क्या करूं, स्केल करने का काम करूं, वहां पे भी मेरे जो नंबर्स हैं वो क्या करें, इंक्रीज करने का काम करें। कि अगर भाई मैं ऐसे है तो ऐसे के लिए मेरे को इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि लिखना कैसे है, मैं कंटेंट कहां से क्रिएट करने का काम करूंगा। अगर मैं सोशल इश्यूज पढ़ रहा हूं तो मेरा इतना टेंशन नहीं होना चाहिए कि भाई 9 क्वेश्चंस आ जाएंगे,
पता नहीं कहां से आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसके लिए मैं स्पेसिफिकली क्या करने का काम कर रहा हूं, एथिक्स की आंसर राइटिंग मेरे को करनी आ रही है, तो उस चीज का आपका जो डाउट है उस चीज को हम पहले से ही क्या करेंगे, फ्रॉम डे वन उसे साइड पे लेकर चलेंगे कि भाई आप यहां पे स्कोर कर रहे हो, अगर आप यहां पे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने का काम कर रहे हो तो आपका जीएस में वही टाइम हम क्या करेंगे, सेव करने का काम करेंगे। रादर वो 2 घंटे हम किसी और चीज के ऊपर लगाएंगे, फ्लो चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, डाटा को गेन करने के लिए लगा सकते हैं। रादर कहीं ना कहीं जो आपका एरिया वीक हो सकता है, फॉर एग्जांपल कल्चर वीक हो सकता है, ज्योग्राफी वीक हो सकता है जीएस 1 के अंदर, उसे ठीक करने के लिए लगा सकते हैं। तो बैलेंस बनाकर चलने का काम करेंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो एक चीज आपके पास, ये आपके पास लास्ट ईयर का पेपर है 2024 का। अब यहां पे कुछ ऐसे एसेज ऐसे हैं, मैंने क्लास भी ली थी एसेज के ऊपर, वही एसेज मैंने क्लास में करवाए भी थे, 5 से 8 वाला जो बैच चल रहा है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे पता होगा। तो यहाँ पे कुछ एसेज ऐसे हैं दैट आर प्योरली सोशियोलॉजिकल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पहला ऐसे उठाऊंगा आपके पास, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। इट इज अ प्योर सोशियोलॉजिकल ऐसे विद द सोशियोलॉजिकल डिमेंशंस। एम्पायर ऑफ द फ्यूचर क्या होता है, एंड एम्पायर ऑफ द माइंड, सिंपल सी बात है, जो किस चीज के ऊपर क्रिएट किया जाएगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। सिंपल वो पूछ क्या रहा है कि नॉलेज इकोनॉमी जो अगर क्रिएट हो जाएगी तो उसका इंपैक्ट जो है वो सोसाइटी के ऊपर कैसे आएगा, वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, उसके मैकेनिज्म को चेंज करने का काम कैसे करेगा। तो रादर ये आपके पेपर 2 है जो आपका इंडियन सोसाइटी है उसमें प्योरली कवर्ड है। फिर यहां पे नीचे देखो आपके पास एक आपके पास ऐसे ही है, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंग द यूथ। इसके अंदर 2 थिंकर्स मैं स्पेसिफिकली करवाता हूं। रादर ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी, कि सोशल मीडिया के साथ लगाकर आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने का काम कर ले, लेकिन आया कहां पे है, ऐसे में आया। इसके साथ आपके साथ स्पेसिफिकली कुछ थिंकर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल बहुत फेमस है, इसका नाम सुना होगा आपने शायद, कार्ल मार्क्स। इसकी एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है दैट इज ऑफ एलिनेशन, तो वहां से डेराइव्ड है। दूसरा आपके पास एक सोशियोलॉजिकल थिंकर है दैट इज मीड, उसकी थ्योरी है सेल्फ, आई एंड मी। सिंपल भाषा में क्या बोलूं, कह रहा है आदमी की पर्सनैलिटी 2 चीजों से बनती है, एक आई रहता है उसमें एक मी रहता है। आई क्या होता है कि अगर आप अपने हिसाब से काम करने का काम कर रहे हो, जो आपको ठीक लगता है वो कर रहे हो। मी क्या होता है कि रादर सोसाइटी आपको बता रही है, उसके प्रेशर में जैसे वो कहती है वैसे ही आप काम करने का काम कर रहे हो। पर्टिकुलरली लिंक्ड विद सोशल मीडिया, कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट है तो वो क्यों है, क्योंकि लोगों की पर्सनैलिटी किस चीज के साथ है, दैट इज फ्रॉम सोशल मीडिया। कि भाई वहां पे लोग कितने लाइक दे रहे हैं, कितने कमेंट करने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मेरे को किसने कैसा कमेंट करने का काम किया, कोई फ्रेंड को अगर मैं फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो वो मुझे वापस फॉलो करने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे फॉलोअर्स कम तो नहीं होंगे। वो लोग जजमेंट के हिसाब से मैं अपनी पर्सनैलिटी या अपना वर्थ डिराइव करने का काम कर रहा हूं, तो उसके साथ प्रॉपरली लिंक था और इसी बेसिस के ऊपर चलना था। फिर यहां पे देखिए दूसरे साइड वाला ऐसे, ये उसे लास्ट ईयर का है। यहां पे ये ऐसे देखिए दोनों ऐसे, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। तो मैं एक एथिक्स के अंदर भी एक चीज बताता था, तो यहाँ ऐसे के अंदर भी एक आपके पास मेथोडोलॉजी ऐसे को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज थीसिस, देन एंटीथीसिस, देन देयर इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। ये अप्रोच जो है आप सोशियोलॉजी में करते हो विद रिस्पेक्ट टू कार्ल मार्क्स, जो हीगल की अप्रोच रहती थी पहले। फिर उसके बाद दूसरा ऐसे आपके पास, चाहे दोनों ही उठा लो, तीनों ऐसे आपके पास ज्यादातर सोशियोलॉजिकल थे, विजनरी डिसीजन मेकिंग वाला भी, और नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट। स्पेसिफिकली जैसे एग्जांपल दे सकता हूं आपके पास, गौतम बुद्ध या गुरु नानक की एग्जांपल ले लो, दे वर वॉन्डरर्स बट दे वर नॉट लॉस्ट, दे वर ऑन पर्पस थे या दे वर ऑन मिशन। और इनका इंपैक्ट जो है सोसाइटल के ऊपर क्या रहा है, सोसाइटी के मॉरल्स के ऊपर क्या रहा है, सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर क्या रहा है, कैसे उन लोगों ने सोसाइटी की मोरालिटी को शेप करने का काम किया, ये सारा उस चीज के ऊपर था। फिर यहां पे देखो अगेन प्योरली सोशियोलॉजिकल, आपके पास 2 ऐसे यहां पे हैं, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स टू हार्मफुली डिसिप्लिन। कहना वो क्या चाहता है बेसिक चीज कि भाई गर्ल्स वे डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, बिकॉज आपकी सोसाइटी जो है वो क्या है, पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से जो गर्ल्स हैं उनको क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट जो है सोसाइटी में नहीं मिलता है। लेकिन वो साथी के साथ क्या बोल रहा है कि कह रहा है ये सिर्फ गर्ल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये बॉयज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि पैट्रियार्की डिमांड करती है बॉयज से कि आप स्पेसिफिक वे में क्या करें, बिहेव करें। यू हैव टू बी रफ एंड टफ, टफ होना चाहिए, आप फेमिनिन नहीं हो सकते, आप अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज्यादा क्या नहीं कर सकते, शो करने का काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल रहने का काम कर रहा है। फिर यहां पे देखो अगेन, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। तो रादर कहना वो क्या चाहता है यहां पे, कह रहा जस्टिस क्या होता है, जस्टिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है, ना उससे ज्यादा मिल रहा है ना उससे क्या मिल रहा है, कम मिलने का काम कर रहा है। अगर सोसाइटी में जस्टिस नहीं है, इसका मतलब क्या है, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिनको उनकी जरूरत से ज्यादा क्या मिल रहा है,
कुछ ज्यादा बेनिफिट ड्राइव करने का काम कर रहे हैं, कुछ को फेवरेबली ट्रीट कर रहे हो आप, कुछ को क्या कर रहे हो आप, डिसफेवरेबली ट्रीट करने का काम कर रहे हो। ऐसी सोसाइटीज में ज्यादातर क्या चलती है, चैरिटी चलती है। बिकॉज लोग क्या बन जाते हैं, सिटीजन नहीं रहते वहां पे, क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। रादर वो लोगों की मर्सीज के ऊपर रहते हैं जो लोग पावर में रहते हैं। और जिस सोसाइटी में जस्टिस है वहां पे आपको चैरिटी करने की जरूरत नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि सब कुछ इक्वालिटी के हिसाब से चलेगा, मेरिट के हिसाब से चलाया जाएगा, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट करने का काम दिया जाएगा। अगेन प्योरली सोशियोलॉजिकल ऐसे, तो एटलीस्ट आपको 2 ऐसे तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, हो सकता है इससे ज्यादा भी मिलने का काम कर जाए आपको। जैसे यहां पे है 4 से 5 ऐसे आपके पास प्रॉपरली क्या है, दैट आर सोशियोलॉजिकल। फिर ये देखो मैंने स्पेसिफिकली यहां पे एक सोसाइटी का कंटेक्स्ट क्यों डाला है। अगर आप 2022 का पेपर उठाओगे ना सोसाइटी का, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर ऑफ सोसाइटी आज तक जो आया। क्वेश्चन पिछले साल भी टफ थे, लेकिन नंबर जो था वो ज्यादा था। 9 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे जो सोसाइटी से थे, लेकिन इतने टेक्निकल नहीं थे। अगर 2022 में जाओगे आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपके पास, एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विद वी कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। आपके पास टॉपिक है सेक्ट एंड कल्ट। ये आप कहां पे पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में पढ़ने का काम करते हो। आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक आता है कि सेक्ट क्या होता है, कल्ट क्या होता है। जीएस में इस टॉपिक को कहीं भी हम क्या नहीं करते, टच नहीं करते, बिकॉज इट बिकम्स वेरी वेरी टेक्निकल। लेकिन यूपीएससी ने पता नहीं क्यों क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे। फिर आपके पास पेपर 2 में एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन मिडिल क्लास। उसका क्वेश्चन आज तक आया नहीं है इतना टेक्निकल। वहां पे आ रखा है कि भाई अगर टायर 2 सिटीज इंक्रीज कर रही हैं, तो टायर 2 सिटीज की एक्सपेंशन के साथ राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास जो है वो किस तरीके से लिंक्ड है। और ये दोनों मिलकर सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म बोल देते हो आप। कंजम्पशन क्या होता है, कल्चर ऑफ कंजम्पशन, कि भाई आपको चीज चाहिए नहीं, लेकिन आप फिर भी उसे क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो कि शायद आपका स्टेटस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको फोन चाहिए नहीं, लेकिन आप फिर भी हर साल उसे क्या कर रहे हो, फॉर द स्टेटस पर्पसेस आप उसे चेंज करने का काम कर रहे हो। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू हेयर, टॉलरेंस सभी लोगों ने पढ़ा होगा, प्लूरलिज्म शायद सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जीएस में हम किस चीज को टच नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। उसके ऊपर स्पेसिफिकली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का काम कर दिया। डाइवर्सिटी का तो चलो सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टेक्निकल नहीं है। फिर आती है हमारे ऊपर बात कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा क्या डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। कुछ 2 क्वेश्चन है आपके पास स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है कि आप ये बताओ डुर्कहाइम और मर्टन का कंसेप्ट ऑफ अनोमी क्या है। तो रादर ये प्रेडिक्शन ही थी कि हो सकता है कि 3-4 साल से यूपीएससी ने पूछा नहीं है, तो हो सकता है ये रिपीट होने का काम हो जाए। तो एज इट इज क्वेश्चन आपके पास सामने है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डुर्कहाइम एंड मर्टन्स अनोमी। एज इट इज ही यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, पहले से डिवाइस करने का काम कर सकते हो। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वेश्चन, डिस्कस सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। एज इट इज यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का काम किया। तो हम अपनी क्लासेस में करेंगे क्या, आपका बैच जो चलेगा दैट विल बी फॉर 4.5 months। ठीक है, 2 घंटे की हम क्लास रखेंगे, 2.5 से 4.5। सैटरडे जो हमारी क्लास रहती है इट इज स्पेसिफिकली मार्क्ड फॉर टेस्ट। आपका जो सैटरडे है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक, हम उसी से क्या करते हैं, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी आगे चलकर, तो हम आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे पहला आपका टेस्ट होगा उसके अंदर 1 ही क्वेश्चन आएगा, फिर 2-3 टेस्ट के बाद हम 2 क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर देंगे। 1.5-2 महीने बाद हम 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच जाएंगे। कि जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे आप स्केल कर रहे हो, वैसे वैसे टेस्ट ऑफ लेवल भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे आपकी क्लासेस खत्म होंगी या आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा, फिर हम उसका क्या ले लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लेने का काम कर देंगे। साथ ही के साथ मैं आपको यह गाइड करूंगा कि आपकी जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं, आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो कैसे बनाने हैं। कि अगर आपका नवंबर एंड में बैच खत्म हो रहा फॉर एग्जांपल, या नवंबर मिड में खत्म होने का काम कर रहा है, तो आप जो आपका दिसंबर और जनवरी है वो इस टाइम में वेस्ट नहीं निकलना चाहिए कि सर मेरे को नोट्स बनाने। आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, आपको सिर्फ उन्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करके अगर थोड़ा बहुत किसी चीज में डाउट है वो क्लियर कर लोगे, और एक बार सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर आप क्या कर दोगे, साइड में रखने का काम कर दोगे। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर जाएं तो यू शुड बी वेरी वेरी आप क्लियर होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए कि सर मेरा ऑप्शनल डन है, कंप्लीट है फ्रॉम ए टॉपिक टू जेड टॉपिक। रादर मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, मैंने टेस्ट जो है वो सारे कंप्लीट कर लिए। जैसे जैसे क्लास में चलने का काम कर रहा था, फुल लेंथ टेस्ट जो है वो मैंने देने का काम कर दिया क्लास के अंदर। अब मेरा ऑप्शनल क्लियर होता है तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं है, मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं है, या मैंने तो कभी आंसर राइटिंग ही नहीं करी है सोशियोलॉजी के लिए, या मैंने कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने 5 क्वेश्चन साथ में नहीं लिखे हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो रादर जैसे ही आपका फिर प्रीलिम्स खत्म होगा, अगर आपका मेंस आएगा, तो उसके अंदर हम दोबारा से फिर उस टेस्ट सीरीज को क्या कर देंगे, कंटिन्यू करने का काम कर देंगे। उसका मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा स्पेसिफिकली, अगर 3, 4, 5 लोग जितने भी होंगे, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली बैच बनाकर आपका क्या कर देंगे, उसी टेस्ट सीरीज को क्या कर देंगे, कंटिन्यू करने का काम कर देंगे। क्योंकि मुझे ऑलरेडी तो पता तो है ही है कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं,
आपकी प्रोग्रेस क्या थी, उसी हिसाब से हम 5-10 जितने भी टेस्ट बनेंगे हम उसे डिवाइस करने का काम कर देंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स आपके पास क्या रहेगा, प्राइमरी सोर्स मटेरियल रहेगा, उसी चीज को आप बेस बनाएंगे। जितनी भी साथ में स्टैंडर्ड बुक्स रहेंगी उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा टॉपिक टू टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आपको सारी बुक एक ही बार में थमा दी कि भाई देख लो आपको क्या करना है, तो डराने वाला काम नहीं है। आपको क्या मिलेगा, अगर कोई टॉपिक खत्म कर रहे हो उसी टॉपिक के साथ किसी किताब में अगर रेलिवेंट कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है तो उसी में आपको साथ में प्रिस्क्राइब कर दूंगा। वो चीज वैसे तो आपके क्लास नोट से भी इंटीग्रेटेड रहेगी, जो भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है आपको कंबाइंड फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में कुछ और कर रखा है, आपकी बुक जो है वो कुछ और बता रही है और 3 कॉपी खोल के बैठ गए हो आपको ये नहीं पता चल रहा कि सर कॉपी में से क्या पढ़े। आपको साथ में स्टैंडर्ड बुक कुछ और बता रही है, उसकी लैंग्वेज कुछ अलग है, साथ में कंपाइल्ड फॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, अगर किसी के पास टाइम ज्यादा है, कोई 2027 में पेपर देना चाहता है, तो उनको मैं रिकमेंड कर देता हूं कि भाई आपके पास टाइम है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और एनरिच करने का काम कर लो। आपके पास टाइम है तो पीडीएफ भी साथ साथ क्या करते रहो, आप रीड कर लो, डिटेल्ड स्टडी हो जाएगी, तो क्या ही हो जाएगा इससे। उसके साथ अगर आप फिर भी बुक लेना चाहते हो तो मैं आपको सारी इन पीडीएफ फॉर्मेट जो भी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स पेपर 1 और पेपर 2 की 3-4 बुक्स हैं तो वो मैं आपको एज इट इज क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करने का काम कर दूंगा, उस चीज का कोई इशू नहीं है। इन ओवरऑल अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी आपके पास 50 टॉपिक्स हैं फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अगर वो 50 टॉपिक्स आपके तैयार है, फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक जैसे आपके पास आता है दैट इज इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, 2.5 पेज का नोट है, वो टॉपिक खत्म हो गया, पढ़ लिया, 4 आंसर लिख लिए, वो टॉपिक साथी के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पढ़ा है, 2 पेज का नोट बनाया, टॉपिक खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन लिख लिया जो यूपीएससी ने पूछा, वो टॉपिक साथी के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। ओवरऑल जो है आपके पास 50 टॉपिक हैं जिनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और सबसे अच्छी बात आपके पास क्या है यहां पे, अगर मैं आपको डिवाइड करूं सॉरी पेपर 1 और पेपर 2, जस्ट टू प्रोवाइड यू विद द आइडिया। पेपर 1 जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज फंडामेंटल, कुछ इस तरीके से डिवीजन करते हैं हम लोग। और पेपर 2 आपके पास क्या है, दैट इज अप्लाइड सोशियोलॉजी। पेपर 1 में आपके पास 10 चैप्टर्स हैं और वो इस तरीके से डिजाइंड है बाय द यूपीएससी इटसेल्फ कि वो धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यूपीएससी आपको ये बताएगी, पहला चैप्टर जो है कि भाई सोशियोलॉजी इमर्ज क्यों करी, क्या जरूरत पड़ गई सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्रिएट करने की, डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया। फिर दूसरा चैप्टर आपको और तीसरा चैप्टर इस चीज के साथ डील करेगा, भाई अगर बना तो लिया अब पढ़ना क्या, इसमें पढ़ेंगे कैसे, तो वो उस चीज के साथ डील करेगा। अब ये भी डिसाइड हो गया कि पढ़ना कैसे या पढ़ेंगे कैसे। फोर्थ चैप्टर जो आपका आएगा थिंकर्स वाला आएगा, वो बताएगा भी डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके बताए इसे पढ़ने के लिए, और 6 ही थिंकर्स हैं आपके पास, ज्यादा नहीं है, दैट इज इट। और इंटरेस्टिंग है, जैसे कि कार्ल मार्क्स है, डुर्कहाइम है, दे हैव इंटरेस्टिंग एनालॉजीज विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। अब इन लोगों ने बता दिया सोसाइटी पढ़नी कैसे है। फिर आपके पास आएंगे रियल लाइफ केसेस, भी स्ट्रेटिफिकेशन है, इनइक्वालिटी है आपकी सोसाइटी में, रिलीजन है, फैमिली चलती है, मैरिज चलती है, चेंज आती है आपकी सोसाइटी में। यही लोग सोसाइटी की डिफरेंट डिफरेंट इन चीजों को पढ़ने के लिए क्या तरीका बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स का रिलीजन के बारे में क्या कहना है, ओपियम ऑफ मासिस कहता है वो रिलीजन को, या डुर्कहाइम में आपके पास वो आपके लिए रिलीजन के बारे में उसका क्या कहना है, इनइक्वालिटी को लेकर इन सभी लोगों की क्या राय है, कैसे इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल जो आपके पास क्या है 10 चैप्टर्स हैं सोशियोलॉजी में। वैसे मैं 3.5 महीने में खत्म कर सकता हूं, लेकिन हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, एक चैप्टर जो आपका थिंकर वाला है मैं इसके ऊपर 1 से 1.25 महीना लगाता हूं, बिकॉज हमारे पास टाइम है कि 4.5 महीने में हमें खत्म करना है, कोई हमें रश भी नहीं करना है। तो हम थिंकर को इतनी रिफाइनमेंट में कर लेते हैं, इतने 7 आंसर्स लिख लेते हैं इसके साथ कि आपको कभी फील ही ना हो कि मेरा जो थिंकर वाला पोर्शन था वो एक बहुत बड़ा हुआ है, या बहुत बड़ा एक भाई ये मैंने करना है, या मेरे पास 6 थिंकर्स है, मेरे तैयार होंगे या नहीं होंगे। हम स्पेसिफिकली 1 महीना डिवोट करेंगे, 5 से 6 दिन लगाएंगे एक थिंकर के ऊपर। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, दैट इज अप्लाइड सोशियोलॉजी। अप्लाइड सोशियोलॉजी जो है इट इज टोटली इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, आपके पास यहाँ पे 3 इंडियन थिंकर्स आते हैं। फिर आपके पास गुरे है, आपके पास AR देसाई है, देन देयर इज एम एन श्रीनिवास। अब इन लोगों ने स्पेसिफिकली कुछ अलग से नहीं बोला, इन लोगों ने क्या किया है कि जो इन लोगों ने बोला है, ऑलरेडी आपके पास ग्लोबल थिंकर्स है जिन लोगों ने सोशियोलॉजी को बनाने का काम किया था, उन्हीं लोगों की अप्रोच को ये कहां पे लगाने का काम कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में लगाने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल AR देसाई है, वो मार्क्सिस्ट है, वो इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को किस नजरिए से इंटरप्रेट कर रहा है, किस व्यू से इंटरप्रेट करने का काम कर रहा है, मार्क्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, वो मार्क्स की आइडियोलॉजी के हिसाब से उसे इंटरप्रेट कर रहा है। आपके पास फॉर एग्जांपल एम एन श्रीनिवास है, वो फंक्शनलिस्ट है, वो डुर्कहाइम को फॉलो करता है। तो वो डुर्कहाइम अगर वो बोलता है कि भाई अगर डुर्कहाइम आज जिंदा होता और इंडियन सोसाइटी को देखता तो वो कुछ इस तरीके से इंडियन सोसाइटी को इंटरप्रेट करने का काम करता। तो ये इस तरीके से चलता है, और ये आपके पास ज्यादा से ज्यादा चलेगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू 1.5 मंथ, 3.5 महीने आपको लगेंगे पेपर 1 के ऊपर,
और 1.5 महीना आपको कहां पे लगेगा, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2। पीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू बुक्स हो जाए आपके पास, चैप्टर टू चैप्टर है, पूरी बुक की भी प्रोवाइड मिल जाएगी आपको चैप्टर टू चैप्टर, टॉपिक टू टॉपिक भी मिल जाएगी। क्लास नोट्स आपके अपडेटेड ही रहेंगे, कंपाइल्ड फ्रॉम ऑल द बुक्स। जिसके पास टाइम है वो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा रीडिंग कर सकता है। क्लास टेस्ट आपके वीकली चलते ही रहेंगे। रिकॉर्डेड एक्सेस आपके पास दोनों साइडें रहेगा। आपके पास लाइव तो क्लास चलेगी ही चलेगी, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो या उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आपकी जैसे क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उसका एक्सेस भी जो है वो आपके साथ रहने का काम करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मेरा रोल इन सभी चीजों में जो है वो क्या रहेगा, मेरा रोल ये रहेगा कि अनलेस एंड अनटिल यू क्लियर द इंटरव्यू तो मैं आपके साथ ही हूं। ठीक है, ऑप्शनल स्टूडेंट्स आर ऑलवेज स्पेशल। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा रहती है, अटैचमेंट एक ज्यादा रहती है ऑप्शनल स्टूडेंट के साथ, चाहे आपका ऑप्शनल है, चाहे आपका एथिक्स है, चाहे आपका एसए है, चाहे आपका नॉर्मल जीएससी है। टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू आई एम ऑब्वियसली विद यू कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो तो मैं आपके साथ डाउट क्लियरेंस के लिए या सभी चीजों के लिए क्या करूंगा, साथ ही के साथ आपके पैरेलल चलने का काम ही करूंगा। फिर आती है बात हमारे रिजल्ट की। रिजल्ट की बात कुछ ऐसी है कि भाई अगर 3 स्टूडेंट्स आपके थे जो लास्ट बैच निकला है 2023 का, 2024 का तो अभी खत्म हुआ है आपका नवंबर में लास्ट में, जो से पहले वाला 2023 का बैच था। 3 स्टूडेंट्स थे जो क्लास में से जिन लोगों ने क्या दिया है, इंटरव्यू देने का काम किया। एक स्टूडेंट है 2022 के बैच से, उसने भी इंटरव्यू देने का काम किया एंड ऑल हैड गुड स्कोर्स, बट दे फॉल्टेड इन जीएस पेपर 3। तीनों ने ही फॉल्टर किया है जीएस पेपर 3 के अंदर, और सभी का स्कोर जो था दैट वाज अबव 270। और एक हमारे पास कुछ 1-2 सिलेक्शंस ऐसी भी हैं जो स्टेट से हैं। माय फर्स्ट स्टूडेंट वाज फ्रॉम 2018 इसी इंस्टीट्यूट से, मोहित रतन, तो ही वाज सिलेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश, तो वहां पे भी ऑप्शन लाता है आपके पास, तो वो वहां से निकला हुआ था। तो इलनेस एंड अनटिल अगर मेरी पास आपसे एक ही डिमांड रहती है, ऑब्वियसली अगर आप मेरे ऑप्शनल में आना चाहते हो, आई जस्ट डिमांड वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। आपका काम एक ही है, क्या करना है, पढ़ना, और कोई काम नहीं है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो काम किसका है, मेरा बताने का है। मैं बताऊंगा और आप सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। बिकॉज अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मेरे को उस चीज के साथ बहुत ज्यादा पर्सनल इश्यूज हैं। बिकॉज क्या है, टाइम वेस्टेज जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा रहती है उस कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स आ गए, 3 स्टूडेंट्स आ गए, वो स्पेसिफिकली अपने तरीके से काम चला रहे हैं। आप रेगुलर हो, कभी इरेगुलर हो क्लास के बीच में, आप कभी टेस्ट दे रहे हो, कभी टेस्ट नहीं दे रहे हो क्लास के बीच में। जब वो स्टूडेंट दोबारा से आएगा और मैं दोबारा से उस क्लास को लेने का काम करूंगा, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, पीछे से स्टार्ट कर आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं क्या प्रॉब्लम आएगी, आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, 2 क्लासेस नहीं लगाई मैंने, मेरा अपडेटेड नहीं है, मुझे समझ नहीं आया। तो ऑल आई वांट इज कमिटमेंट। जहां तक बात है कि सर बैकग्राउंड नहीं एग्जिस्ट करता है या मेरा कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो चीज की टेंशन भी क्या है, मेरी है। हम क्लास से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जीरो, फ्रॉम टोटल स्क्रैच, कि यू आर नो वाइज फॉर मी, आपको कुछ नहीं पता है, आपको यही नहीं पता कि सोशियोलॉजी का एस क्या होता है, तो हम उस लेवल से स्टार्ट करने का काम करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए मेरी बेसिक एनोलॉजी है। जीएस के अंदर आप लोगों के पास चॉइस नहीं है। अगर कल को यूपीएससी फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट डाल दे जीएस के अंदर, वी डोंट हैव चॉइस, हमें उसे किसी भी हालत में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर एथिक्स हमने फॉर एग्जांपल कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, हमें स्कूल में कभी ये नहीं बताया गया एथिक्स क्या होता है, हमें ये नहीं बताया गया मॉरल क्या होता है, हमें ये नहीं बताया गया वैल्यूज क्या होता है, लेकिन हमने पढ़ा उसे। हमने कभी जिंदगी में केस स्टडी सॉल्व नहीं करी, हमने पढ़ा उसे। ट्रीट ऑप्शनल एज दैट। अगर एक बार ले लिया है तो इसका मतलब क्या है, मुझे उसे क्या करना है, स्केल करना है। जितना ज्यादा इनपुट डालोगे उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड की गारंटी मैं दे रहा हूं आपके पास। बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज जिसको आप कंटेम्पलेट कर रहे हो अभी। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट जिसका सोशियोलॉजी से क्या था, कोई भी बैकग्राउंड जो था वो क्या नहीं करता था, एग्जिस्ट नहीं करता था। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि सर ऑप्शनल ले तो लिया है और डेली चेंज भी नहीं हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर समझ में आएगा या नहीं आएगा। व्हेन आई वेंट टू माय टीचर, ठीक है, कि सर समझ में आएगा या नहीं आएगा, और वेदर आई विल बी एबल टू स्केल दैट थिंग। उन्होंने मुझे 2 ही चीजें बोली थी। पहली ये कि भाई आपका काम, जो मैंने आपको बताई है, आपका काम क्या है, पढ़ना। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो काम किसका है, मेरा है। और दूसरा ये है कि जितना इनपुट डालोगे उस रिवॉर्ड की रिटर्न गारंटी की गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन यू कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के लिए, आप कितना उसे कंटेम्पलेट कर पा रहे हो, कितना आप उसे पढ़ पा रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी टाइम शेड्यूलिंग अच्छी है, आप पढ़ने में सीरियस हो, आप कमिटमेंट वाले हो, तो आई कैन राइट विद द गारंटी कि आप 285 से या 280 से नीचे कहीं नहीं जाने वाले। इसको मैं गारंटी के साथ प्रिस्क्राइब करने का बात कर रहा हूं। बाकी मैं तो एग्जिस्ट कर ही रहा हूं, ठीक है, 24 घंटे आपके साथ इंस्टीट्यूट में भी हूं, वैसे भी लिंक्ड हूं। तो आप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा, टेलीग्राम तो ऑलरेडी मैंने एक ग्रुप बना ही रखा है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हाथ से निकले हैं या कहीं ना कहीं मेरे साथ कहीं ना कहीं लिंक में रहे हैं,
तो आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ मैं मटेरियल ऐड ऑन करते ही रहता हूँ। लेकिन बैच वालों का टेलीग्राम ग्रुप अलग चलता है, बिकॉज उस ग्रुप में रेंडम मटेरियल चलता है, ठीक है, कुछ भी डाल दिया। तो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी कुछ चीजें रहेंगी जो शायद आप लोगों ने ना करी, तो उसका हम अलग से ग्रुप बनाने का काम करेंगे कि आपकी एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, चलाने का काम करेंगे। अब आपका कोई डाउट है तो बता सकते हो आप स्पेसिफिकली, ऑनलाइन एज वेल। आप किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट जो है आपके माइंड में एग्जिस्ट करने का काम कर रहा है, एनीथिंग, कोई भी डाउट किसी भी चीज के लिए, सिलेबस को लेकर हो सकता है, इंटरेस्ट को लेकर हो सकता है, मार्क्स को लेकर हो सकता है, जीएस को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर कोई भी एन आयोटा ऑफ डाउट में इसी चीज के लिए स्टैंडिंग हूं यहां पे, और कोई पर्पस नहीं है किसी भी चीज के लिए, कोई भी डाउट। बेसिक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता ही दी है कि हमारा बेस क्या रहेगा, क्लास नोट्स रहने का काम करेगा, साथ साथ आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी। चलाने के लिए हम दो चीजें चलाएंगे साथ में, वीकली टेस्ट भी चलाएंगे, साथ साथ आपका क्या भी चलेगा, शॉर्ट नोट्स का काम भी चलेगा। कैसे बनाने हैं कैसे नहीं करने हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जबकि आप नवंबर एंड में आप अगर अपना बैच खत्म करेंगे तो उसके 2 महीने बाद आप सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करने का काम करेंगे, और आपका और कोई काम नहीं है उस कंटेक्स्ट में। एक सेकेंड, ऑनलाइन करंट पोर्शन, शॉर्ट नोट्स, रिवाइज, रिवीजन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है शेजा, वेरी नाइस। देखो सबसे पहली बात मैं करंट अफेयर्स के पोर्शन की बात करता हूं। जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसका पेपर 1 में कोई रोल नहीं है, ठीक है। पेपर 1 इज प्योरली स्टैटिक इन नेचर, आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, याद करना है, और रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला काम है। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स की थ्योरी है एलिनेशन की, तो वो क्या कहना चाहता है, एलिनेशन कैसे आती है कैसे नहीं आती, तो वो अगर आप समझ में आ गया तो लिखना उसकी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन है, रिलीजन के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता था, क्या रोल है सोसाइटी में, दैट इज ऑल प्योरली कंसेप्चुअल, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों ने पूछा, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में आपके पास जो पेपर 2 है आपका, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी जो है वो आपके पास अगेन दैट इज प्योरली स्टैटिक इन नेचर। तो सेक्शन सी जो आता है आपके पास, वहां से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है, और वो करंट अफेयर्स डिफरेंट नहीं है जो आप नॉर्मल पढ़ते हो, विद रिस्पेक्ट टू आप सोशल इश्यूज के लिए पढ़ते हो, रीजनलिज्म हो सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया फॉर एग्जांपल, सोशल मूवमेंट्स वाला पार्ट हो गया, वुमेन मूवमेंट का कंटेक्स्ट आ गया आपके पास, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का कंटेक्स्ट आ गया आपके पास, पॉवर्टी है आपके पास, अर्बनाइजेशन है, रूरल इकोनॉमी है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल हैं, जो जनरल करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स में आप यहाँ क्या करते हो, अपनी मैगजीन्स में कवर करने का काम कर रहे हो। उसे सोशियोलॉजी के हिसाब से कैसे कवर करना है, रादर उसे सोशियोलॉजिकल तरीके से कैसे कवर किया जाएगा, वो मैं बताने का काम करूंगा आपको, दैट विल बी माई टास्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कुछ अलग से उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके नॉर्मल न्यूज़पेपर या आपके नॉर्मल मैगजीन्स में चलता है वही आपका क्या है, सिलेबस है, वही टॉपिक्स है। कुछ अलग से ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको अलग से उठाकर किसी ना किसी चीज से पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ होगा, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज ने कहीं कवर किया है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, वो नॉर्मली मैं शेयर कर ही देता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये टॉपिक है एबीसीडी, आपके शायद ये न्यूज़पेपर में आप उस चीज को कवर नहीं करते, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मिला था, आप उसे उठाकर ढूंढ लो। जैसे कि ये सोशल मीडिया वाला ऐसे है, सोशल मीडिया वाला ऐसे जो है 2023 में ये एपीडब्ल्यू में एज इट इज कवर्ड था विद रिस्पेक्ट टू फियर ऑफ मिसिंग आउट, और मैंने इसकी कॉपी भी शेयर करी थी विद आपके सोशल मीडिया जो आपका टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर। कुछ एज इट इज चलता है तो वो मैं नॉर्मली शेयर कर देता हूं, लेकिन 99% ऑफ द करंट अफेयर्स आपका वही चलेगा जो आप नॉर्मली अपने न्यूज़पेपर से क्या कर रहे हो, कवर करने का काम कर रहे हो, नथिंग एक्स्ट्रा। फिर आपके पास क्या है, दैट इज हाउ एनालिटिकल वर्सेस थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, सर हाउ सोशियोलॉजी हेल्प्स विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जरूरी है, जरूरी क्यों है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपका काम सिविल सर्वेंट का है। सिविल सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट किस चीज के साथ डील करेगा, सिविल सर्वेंट विल डील विद सोसाइटी एज अ होलिस्टिकली एज अ होल। पीएसआई वाला पॉलिटी के साथ डील करेगा, ठीक है, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी के साथ डील करेगा, लेकिन सिविल सर्वेंट को होलिस्टिकली किस चीज के साथ ट्रीट करना है, सोसाइटी के साथ ट्रीट करना है। तो सोसाइटी के आपके जो क्वेश्चंस चलेंगे, मैनर ऑफ क्वेश्चन चलेगा, वो नॉर्मल जनरल चलेगा। कभी फॉर एग्जांपल आपको एक एरिया में लगा दिया, आपके एरिया में कम्युनल राइट्स हो गए, तो कम्युनलिज्म के ऊपर आपका क्या कहना है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के ऊपर आपका क्या कहना है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी चल रही है, उस चीज को आप कैसे व्यू करने का काम कर रहे हो, वुमेन इश्यूज चल रहे हैं, आप कैसे व्यू करने का काम कर रहे हो। सर आप तो अर्बन बैकग्राउंड से हो, आपको तो लगाया जाएगा रूरल बैकग्राउंड के अंदर, तो आप उस एडजस्टमेंट को कैसे फैक्टर इन करने का काम करेंगे। दिस इज व्हाट यू विल लर्न इन सोसाइटी। जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, जो आपका सोसाइटी की चीजों के लिए, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे आपका घर हो,
चाहे आपकी अर्बनाइजेशन हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे ट्राइबल हो, उन सारी चीजों को एनालाइज करने का जो आपकी थिंकिंग है, आपका पर्सपेक्टिव है, वो टोटली क्या कर जाएगा, चेंज कर लेगा। रादर यू विल नॉट टॉक लाइक अ लेमन इंडिविजुअल, कि एक तो लेमन इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट रहता है कि कुछ अखबार में से पढ़ा और ऐसे बोल दिया कि ये, वैसा नहीं रहेगा। आपके एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। और ज्यादातर कभी डाटा उठाकर देखना आप, जो सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड से इंडिविजुअल है उनका स्कोर रेयरली टू रेयर केसेस में है जो 170 से नीचे जाने को देखने को मिलेगा आपको इंटरव्यू केसेस के अंदर, बिकॉज सोशल इश्यूज के ऊपर ज्यादातर इन मैकेनिज्म्स के ऊपर जो आपकी कमांड है वो बहुत ज्यादा क्या रहती है, हाई रहने का काम करता है। दूसरी बात आपने बोली डाटा, डाटा वगैरह का इस चीज के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है, डाटा वगैरह के साथ इसका कोई नहीं है। इट इज प्योरली अ कंसेप्चुअल पेपर, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। डाटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, इन चीजों के साथ इसका कोई भी लेना देना जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए आप फ्री रहेंगे, ठीक है। तो नहीं आज तो सोशियोलॉजी के लिए तो मैंने आपको बताने का काम किया है कि हाउ इट कैन हेल्प यू। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने का काम करेंगे, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। देखो मैंने आपको क्या बोला है कि आपके 50 टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा क्वेश्चन है वो कितने में आ सकता है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो रादर मैं ये बोलता हूँ कि आप 250 से भी ज्यादा क्या है, मैं आपको क्लास में 300-350 वर्ड्स दूंगा उसके लिए, कि अगर घुमा फिरा कर भी कुछ उल्टा सीधा पूछ ले तो आपके पास इनफ ऑफ द कंटेंट होना चाहिए उस चीज को टैकल करने के लिए। अब आपने क्या करना है कि रादर किसी भी टॉपिक को हम एक पेज में कंसाइज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि यही लगा लो आप, सोशियोलॉजी एंड इमरजेंस जो है आपका टॉपिक पहला, भाई आपको मैंने 3 से 4 पेज प्रिस्क्राइब करने के लिए दे दिए, भी पढ़ लो इसे, किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लें, आपके पास इनफ ऑफ द कंटेंट होना चाहिए। अब उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप, वो सारा टॉपिक आप एक पेज में कंसाइज करने का काम कर दोगे, ठीक है। वो कंसाइज कैसे करना वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा जो हमारी अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि पेपर 1 आपका 100 पेज में कंसाइज हो जाना चाहिए, एंड सिमिलर आपका जो पेपर 2 है वो भी कितने पेजेस में कंसाइज हो जाना चाहिए, 100 पेजेस के अंदर कंसाइज हो जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स जो आपके रहेंगे। तो 200 पेज है आपके पास, अगर मैं डेली 10 पेज भी रिवाइज कर रहा हूं तो मैं 10 दिन में ऑप्शनल क्या कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पैरेलल भी नहीं चला रहा तो मैं 20 दिन में 10 दिन के अंदर मैंने कौन सा पेपर रिवाइज किया, पेपर 1, 10 दिन के अंदर मैंने कौन सा पेपर रिवाइज किया, पेपर 2, तो मेरे पास 80 डेज हैं, तो 80 डेज में मैं 4 रिविजन तो क्या कर दूंगा, आराम से कर दूंगा। और किसी भी कंटेक्स्ट में वो 100 पेज के अंदर कंसाइज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको क्लासेस के अंदर, कि कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है और कितना जरूरी है, और वही आपका बेस बनेगा। क्योंकि हर बार जब आप, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा, आप हर बार के लिए कॉपी खोलकर नहीं बैठ सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके मीन्स चल रहे हैं, मीन्स के जब आपके पहला पेपर होगा, आपका ऐसे का पेपर होगा, फिर लैंग्वेज के पेपर होंगे, फिर आपके जीएस 1 2 3 4 के पेपर होंगे, उसके बाद आपको 3-4 हॉलीडेज मिल जाएंगे बीच में, उसके बाद आपका क्या मिल जाएगा, ऑप्शनल। हमारे टाइम तो एक ही छुट्टी होती थी, ये ज्यादा से ज्यादा 2 अगर संडे आ गया बीच में, तो ऐसे कंटेक्स्ट में मैं सारी कॉपी खोल के रिवाइज नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, 200 पेज मेरे पास मेरे हाथ में है। अगर मैं सारा दिन, अब ऑब्वियसली मैं पैरेलल चलाने का काम करूंगा, से 4-5 घंटे मैंने पेपर 1 चला लिया, 4-5 घंटे मैंने पेपर 2 चला लिया। अब 4-5 घंटे में ऑब्वियस ही बात है मैं 25-30 पेज तो क्या कर दूंगा, निकाल ही दूंगा। इतना तो 1 घंटे में 10 पेज तो निकलेंगे ही, ज्यादा नहीं निकलेंगे तो 4 घंटे में 40 पेज तो निकलेंगे ही। अगर मेरे पास 4-5 हॉलीडेज है तो इफेक्टिव मेरी एक बीच में क्या हो जाएगी, रिवीजन होने का काम हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप पेपर 1 से पेपर 2 में ट्रांजिट करते हो तो आपको 1-1.5-2 घंटे का बीच में ब्रेक मिलने का काम करेगा। वो टाइम आपके लिए क्या रहता है, वहां पे शॉर्ट नोट्स बिकम मोस्ट हैंडी। क्योंकि अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, आप किसी टॉपिक को मल्टीपल टाइम जाते हुए देखना चाहते हो, वो पेज आपको, उसका फ्लो चार्ट या उसका मैप आपके हमेशा क्या रहेगा, माइंड में एग्जिस्ट करने का काम करेगा। आप सुबह पेपर देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 5 बजे उठ गए, आपका शॉर्ट नोट आपके हाथ में होना चाहिए टू गो थ्रू। सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू जीएस, में जीएस के लिए भी ये रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि शायद आपको पहले ये चीज फील ना हो कभी, लेकिन व्हेन यू विल गो इनटू द पेपर मोड, जब आपका मीन स्टार्ट होगा, उस टाइम फिर इसकी आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी कि यार मैंने पढ़ना है, कुछ ना कुछ टॉपिक था मेरे माइंड में था, मैंने रिवाइज करने का काम करना था, लेकिन कॉपी आप खोल के बैठ नहीं सकते वहां पे। तो उस टाइम के अंदर शॉर्ट नोट्स बिकम द मोस्ट हैंडी थिंग। जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो जीएस के लिए हो, चाहे वो एथिक्स के लिए हो, चाहे वो ऑप्शनल के लिए हो, आपने 1-2 बार उसे पढ़ लिया, आपको लगता है कि मेरा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर है, उसके बाद जो आपका काम है वो क्या है कि रादर उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, और साथ ही के साथ का आपका काम क्या कि आप उस टॉपिक के क्या बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ज्यादा से ज्यादा फ्रंट एंड बैक पेज, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैंने 5 पेज ही बना दिया किसी टॉपिक के ऊपर, फिर वो शॉर्ट नोट नहीं रह गया, मैंने एक पैरेलल और क्या क्रिएट कर लिया, नोटबुक, वो इतनी मोटी बन जाएगी और उसे पढ़ने से मैं फिर डरने वाला काम हो जाएगा। फ्रंट एंड बैक पेज, दैट इज द मैक्सिमम केस। उसे बनाकर याद करो, कभी भी कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, साथी के साथ उठाओ, उसे रिवाइज करो और साथी के साथ क्या कर दो, साइड में रख दो, 10 मिनट में काम सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। एक सेकंड, हाँ वेरी राइट इशिता एंड आई थिंक समीर,
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। देखो ज्यादातर मेरी अप्रोच क्या रहती है, अगर मैं पर्सनल सिनेरियो से बताता हूँ, ज्यादातर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली। अगर मैं अपना बात बताऊं कि भाई मैंने ऑप्शनल कब चूज करने का काम किया था, आई वेंट इन टू प्रेपरेशन व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। तो तब 19 ईयर्स था मैं जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन था कि सर मुझे क्या करना चाहिए, कि भाई मैं जीएस चलाऊं और साथ में ऑप्शन चलाने का काम करूं या ना करूं। सम इंडिविजुअल गाइडेड मी, बिकॉज साल पेपर चेंज हुआ था तो पहले मैकेनिज्म कुछ और चलता था, तब कुछ और चलता था। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप ऐसा करिए, आप पहले जीएस करने का काम कीजिए, क्योंकि आपका अटेम्प्ट जो मेरा बनता था दैट वाज इन 2016, आई वेंट इनटू प्रिपरेशन इन 2014। इस साल जीएस प्रिपेयर करो, अगले साल आप क्या प्रिपेयर करो, ऑप्शनल प्रिपेयर करो, और नेक्स्ट ईयर आप क्या कर देना, पेपर दे देना। अब इस केस में दो सिनेरियोज हैं। एक तो ऐसा सिनेरियो भी जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जैसे कि हो सकता है भी आपने नेक्स्ट ईयर पेपर देना, आप तो कर ही रहे हो, आप या प्रेपरेशन में हिस्सा ले हो। अगर कोई 2000 फॉर एग्जांपल 27 में पेपर देना चाहता है, जैसे मैं 2016 में पेपर देना चाहता था, दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने उस साल ऑप्शनल को क्या किया, डिले करने का काम किया। बिकॉज उस साल में प्रेपरेशन मोड में तो था ही, मैं जीएस की क्लासेस तो लगा ही रहा था, साथ में 2 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा थी और 4.5 महीने का सिलेबस था, साथ ही के साथ क्या कर देता, खत्म कर देता। और उसके साथ बाद जो 1 साल था मेरे पास, वो प्योरली किस चीज के लिए था, दैट वाज फॉर सेल्फ स्टडीज। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैंने नेक्स्ट ईयर पहले कुछ किसी रीजन की वजह से जो बैच था वो डिले हो गया, जहां पे मैं ज्वाइन करना चाहता था, अब डिले हो गया। दैट बैच स्टार्टेड इन सितंबर में बैच स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है, तो खत्म भी कहां पे हुआ, जैन फेब पे हुआ। आई डिड नॉट गेट द टाइम फॉर रिवीजन एंड और टू मेक द शॉर्ट नोट्स। आधे मैंने बना लिए थे क्योंकि साथ साथ जीएस भी रिवाइज कर रहा था, बहुत ज्यादा गाइडेंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऑनलाइन का मैकेनिज्म भी ज्यादा नहीं था। उस चीज की वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो रादर उस कंटेक्स्ट में मेरा जो मेंस क्लियर ना होने का रीजन जो था, दैट वाज माय ऑप्शनल ओनली, ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शनल को रिवाइज नहीं कर पाया। और उसके बाद जो मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम था आफ्टर मेंस, वो ज्यादा टाइम किसी चीज में चला गया, बिकॉज आई वाज इनसिक्योर कि कहीं ना कहीं जो मेरा ऑप्शनल है वो क्या कर रहा है, लैग करने का काम कर रहा है, जिस चीज की वजह से मेरा जीएस भी क्या करा, सफर करने का काम करा, ठीक है। और ऐसे चलो अंदर तो मेरे नंबर ठीक थे, लेकिन स्पेसिफिकली मेरा सफर करा दैट वाज जीएस पेपर 4, बिकॉज मैं एथिक्स को उतना टाइम नहीं दे पाया इस चीज की वजह से। तो अगर आपके पास टाइम है, आई विल रिकमेंड, अगर आप ऑलरेडी जीएस का बैच लगा रहे हो तो गो इनटू प्रिपरेशन मोड। एक बार सारी क्लासेस का जो झंझट है इसे क्या कर दो, आप खत्म कर दो। रादर नेक्स्ट ईयर फेब मार्च तक क्या हो जाओ, टोटली फ्री हो जाओ आप। उसके बाद जितना दिसंबर तक का आपके पास जो टाइम एग्जिस्ट करता है, प्योरली आप किस चीज को डिवोट करने का काम करो, सेल्फ स्टडी को डिवोट करने का काम करो, अपने सब्जेक्ट्स की जो रिवीजन है उसे बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने का काम करो, रादर आंसर राइटिंग करने का काम करो। आप टोटली फ्री हो, आपका शेड्यूलिंग जो है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है। अगर सुबह 7 बजे भी पढ़ने के लिए बैठोगे तो किसी चीज की टेंशन नहीं है, कभी आप सारे दिन से काम स्टार्ट करके बैठ रहे हो, आपको पता है मुझे अब ऑप्शनल करना है, अब मुझे आंसर राइटिंग करनी है, मुझे करंट अफेयर्स करने हैं, बीच में क्लास वाला झंझट नहीं है और कोई डर भी नहीं है लेकिन मेरा ऑप्शनल रहता है या मुझे क्लासेस लगानी है, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप टोटली उस चीज के लिए क्या हो, फ्री हो। तो यूज दैट एडवांटेज। टाइम का जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी कंटेक्स्ट में। रादर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्टेस्ट अटेम्प्ट टू गिव। क्यों? क्योंकि जेस्टेशन टाइम बहुत है आपके पास। अगर एक बार आप जब प्रेपरेशन मोड में चले जाओगे, पेपर मोड में चले जाओगे, इतना टाइम आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो जिंदगी में नहीं मिलेगा दोबारा। बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने जनवरी से अपने फॉर एग्जांपल या फरवरी से आपने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करी, मई तक आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते रह गए, फिर उसके बाद आप मेंस में चले गए, 3 महीने उसमें चल गए, तब तक आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। एग्जॉस्ट होने के बाद 1-1.5 महीना ऑटोमेटिक है कि आपको क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। फिर आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करोगे, लेकिन मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है या मेरा पेपर मेरे हाथ में नहीं है, तो रादर मैं तैयारी तो करूंगा लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। तब तक दिसंबर में क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेंस नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 1 महीना है, उसके बाद फेब से मैं दोबारा किस मोड में चला जाऊंगा, प्रीलिम्स मोड में चला जाऊंगा। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। आप हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, हर एक एरिया को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। आंसर राइटिंग के लिए आपके पास 6-7 महीने हैं, किसी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए 8 से 9 महीने का टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है। तो अगर टाइम का एडवांटेज है किसी के पास तो यूज दैट वाइजली, क्योंकि दोबारा इतना टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। अगर प्रेपरेशन मोड में, अगर आपका पेपर वाला मोड जो है वो स्टार्ट हो गया, और ड्रॉप नहीं कर पाओगे कभी भी, बिकॉज घर वाले नहीं मानेंगे। 99% ऑफ द टाइम आपके घर वालों की दिक्कत रहेगी कि पेपर क्यों ड्रॉप कर रहे हो भाई, इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो आप, क्योंकि दोबारा जो पेपर आएगा वो नेक्स्ट ईयर आने का काम करेगा। तो वो कहीं ना कहीं आप भी फेवरेबल नहीं होगे कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूज द एडवांटेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, आपकी पहली क्लास रहेगी, दैट विल बी फ्रॉम 2:30
ऑनवर्ड्स। अगर आप इंडक्शन लगाना चाहते हो वहाँ पे मैं आपको सिलेबस का ओरिएंटेशन भी दूंगा डिटेल में कि कैसे करेंगे या कैसे स्टार्ट होगा कैसे नहीं स्टार्ट होगा, तो वहाँ से हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या था, आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने का था। 40-45 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो इट वॉज वेरी लेस, तो कोई इशू नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू आर फ्री टू ज्वाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच।